वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ CA संजय मुटरेजा। हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत अच्छी न्यूज़। CMA स्टूडेंट्स जिनका पेपर दिसंबर 2020 में है, उनके लिए हम अपने YouTube चैनल RK मेहता क्लासेस पे अकाउंट्स की क्लास बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले सकें और इस कोविड-19 के दौरान जो क्लासेस का उनका नुकसान हुआ है वो भरपाई की जा सके। आज से पहले हम लोग इस चैनल पे CA की क्लासेस चला रहे थे। अब हमने CMA की क्लासेस फेस टू फेस और अपने YouTube चैनल और वीडियो क्लासेस गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव सब पे शुरू कर दी हैं। और ये पहली क्लास जो हम शुरू कर रहे हैं अकाउंट्स की, ये पूरी फ्री चलेगी दिसंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए। जितना मैक्सिमम कवरेज हो सकेगा हम लोग आपको कराने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो वैसे 100% की ही करेंगे। अगर कोई एक आध चैप्टर कुछ थियोरेटिकल या कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हुआ तो उसे हम रहने देंगे, लेकिन बाकी सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर थियोरेटिकल सब कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि इस बार आपका इंस्टीट्यूट पेपर ले रहा है ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने की संभावना है और जैसा उन्होंने पेपर का एक सैंपल भी निकाला है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप काफ़ी सारे हैं। इवन जो प्रैक्टिकल हैं उनको भी ऑब्जेक्टिव टाइप ओरिएंटेड में बना दिया गया है। तो मेरे ख्याल से उसके लिए आपकी जो नॉलेज है थियोरेटिकली बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए और प्रैक्टिकल करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, रादर देन इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, उस बात पे ध्यान देना कि ऐसा क्यों करते हैं। सॉरी। तो हम लोगों की जो ऑब्जेक्टिव रहेगा और ध्यान रहेगा आपको कराते हुए वो ऑब्जेक्टिव टाइप ओरिएंटेड ज़्यादा रहेगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शन आती हैं, प्रैक्टिकल को भी उसी तरीके से बताना। तो कोशिश करते हैं उस तरीके से आपको एक बहुत बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना। जैसा कि आपको पता ही है अकाउंट्स आपका इंटर में भी है, फाउंडेशन में भी है। इंटर में तो इनफैक्ट 2 पेपर हैं, कंपनी अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट, और एक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग आपका फाउंडेशन के पेपर में है। और अकाउंट्स आपके कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक बेसिक चीज़ है और एक फंडामेंटल चीज़ है। मुझे पता है आप लोग 11th-12th करके आए हैं और उसमें पढ़ के आए हैं ये चीज़ें, लेकिन इसमें कुछ 2-4 चैप्टर नए भी हैं, वो भी देखने हैं हमें। और आपने कुछ पढ़ भी रखा होगा, लेकिन हम उसके अंदर जो भी बेस्ट पॉसिबल एडिशन कर पाएंगे आपके लिए, और पर्टिकुलरली मैं फिर कह रहा हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप की तरफ, उस पे आप ज़रा गौर करिएगा ज़्यादा। तो शुरुआत तो हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे नॉर्मली सिंपल थ्योरी से करते हैं। धीरे धीरे हम स्पीड पकड़ेंगे और टाइम के हिसाब से बढ़िया चैप्टर पूरे कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ हम 100% कोशिश करेंगे, कोशिश पूरी रहेगी। सो लेट अस बिगिन अवर डे, द फर्स्ट क्लास विद द चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी की शुरुआत कैसे हुई, अकाउंटेंसी की डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है, इन सब बातों के ऊपर आज हम थोड़ा रोशनी डालते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अकाउंटिंग इन द ओल्ड डेज क्या होता था। आइए देखें मेरे साथ स्क्रीन पे। अकाउंटिंग इन द ओल्ड डेज यूज्ड टू बी ओनली हिसाब किताब। सिर्फ रिकॉर्डिंग करते थे हम ट्रांजैक्शन की और चेक करते थे एम्प्लॉयज़ को कि कहीं मेरे इस एम्प्लॉय ने कोई बेईमानी तो नहीं कर ली, कहीं कुछ पैसा लेके तो नहीं चला गया, कहीं कोई सामान इधर उधर तो नहीं कर दिया, मेरा कितना सामान आया था कितना चला गया, क्वांटिटी चेक कर लेना। लाला जी सामने बैठे रहते थे, एम्प्लॉय काम करते रहते थे और वो अपना हिसाब किताब चेक करके लाला जी नोट बांध के शाम को चले जाते थे।
तो पहले अकाउंटेंसी बिल्कुल सिंपल हुआ करती थी, बट अब अकाउंटेंसी से इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, बजट बना सकते हैं कि फ्यूचर में कितना खर्चा होगा, उसके लिए कितने पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे, बजटिंग कहते हैं उसको। कैश फ्लो की क्या पोजीशन रहेगी, कहाँ से पैसा आएगा कहाँ जाएगा, रेशो को एनालाइज करना कि हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमारी ठीक आ रही है कि नहीं, नेट प्रॉफिट ठीक आ रही है कि नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। आपको ये सारी बातें पता हैं इसलिए मैं इतनी बात कह रहा हूँ। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी एक साल को दूसरे साल से कंपेयर करना, एक कंपनी को दूसरे से कंपेयर करना, कंपैरिजन करके देखना कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ देखते हैं। तो अकाउंटेंसी में आपको कागज़ कलम पेंसिल कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, उसकी एक फ़ोटो बनी हुई है, देख सकते हैं आप। आजकल के जो लेटेस्ट अकाउंटिंग के एक्साइटिंग एरियाज आ रहे हैं वो है ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग, जिसमें कंप्यूटर हैकिंग वगैरह जब होती है या थेफ्ट होती है कार्ड्स के अंदर, तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग ट्रेल बनाती है कि कहाँ से कहाँ तक की ट्रांजैक्शन बनी, कि ये पैसा यहाँ से निकला यहाँ गया, यहाँ से निकला यहाँ गया। फॉरेंसिक ऑडिट कहते हैं उसको, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉरेंसिक अकाउंटिंग। आजकल इस पे बड़ा अच्छा काम चल रहा है। ई कॉमर्स यानी वेब बेस्ड पेमेंट्स, आपको पता ही है आजकल ई कॉमर्स साइट्स कितनी हैं, उसमें हम वेब बेस्ड पेमेंट करते हैं, कोई इस चैनल से कर रहा है, कोई उस चैनल से कर रहा है, तो उन सब को देखना ये भी अकाउंटिंग का एक बड़ा अच्छा हिस्सा बन चुका है। और एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, देश की जो एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन कंट्रोल करना, वाटर पोल्यूशन ना हो, देश की प्राकृतिक संपदा को बचाना, इन सब पे भी काफ़ी काम चल रहा है, तो उसे कहते हैं एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। ये आजकल के लेटेस्ट एरियाज हैं, हिट एरियाज हैं। अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। बेबीलोनिया सिविलाइजेशन थी, इजिप्ट, बेबीलोनिया सिविलाइजेशन और इजिप्ट में 4000 वर्ष पूर्व, क्राइस्ट के जन्म से 4000 वर्ष पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, वहाँ पे हमें पहली बार कुछ हिंट मिलता है हिसाब किताब का। ठीक है, उसके बाद ग्रीस और रोमन्स ने अकाउंटिंग की और रिसिप्ट एंड पेमेंट्स रिकॉर्ड किए, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया। ये 700 साल क्राइस्ट के जन्म लेने से पहले और 400 साल उसके मरने के बाद तक की कहानी है। उसके बाद इंडिया में 2300 साल पहले चंद्रगुप्त किंगडम में इसके कुछ निशान पाए जाते हैं। वहाँ एक मिनिस्टर थे कौटिल्य, उन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र। उन्होंने एक्सप्लेन किया कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को और कैसे उसे चेक करते हैं, यानी ऑडिट करते हैं। तो पहली बार लिखने का और चेक करने का तरीका अर्थशास्त्र में कौटिल्य जी ने चंद्रगुप्त किंगडम में, हिंदुस्तान में पहली बार पेश किया था। अब डबल एंट्री सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो किसने शुरू किया था? वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ल्यूकस पेसियोली। ये उनकी देन है। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ अकाउंटिंग, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम टू बी वेरी प्रिसाइज। डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत की थी फ्रेंच मैथमेटिशियन ल्यूकस पेसियोली ने। ठीक है, उन्होंने पहली बार बताया डेबिट क्रेडिट। इनफैक्ट उन्होंने तो वर्ड यूज किया था डेब्रे और क्रेड्रे। कहीं लिखा है या नहीं लिखा, मैं आपको लिख के बताता हूं। डेब्रे और क्रेड्रे, घुमा घुमा के अंग्रेजी में उसको डेब्रे को बना दिया डेबिट और क्रेड्रे को बना दिया क्रेडिट। मगर अब क्योंकि हमारा मुंह पे चढ़ गया है डेबिट और क्रेडिट, तो अब हमने डेब्रे क्रेड्रे को यूज़ नहीं किया। तो बहुत सालों से नहीं यूज़ हुआ, कई 100 सालों से यूज़ नहीं हुआ, तो अब डेबिट और क्रेडिट ही यूज़ हो रहा है। तो आज की डेट में हम यूज़ करते हैं वर्ड डेबिट और क्रेडिट।
हर एंट्री के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, और वो दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए ट्रायल बैलेंस मिलता है और आगे फाइनल अकाउंट की कहानी चलती है। ये हम आने वाले समय में ये पढ़ने वाले हैं। तो यहीं मैंने आपको बता दिया कि डेबिट और क्रेडिट की कहानी की शुरुआत ल्यूकस पेसियोली, फ्रेंच मैथमेटिशियन ने की थी। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन हर बच्चे को आनी चाहिए, हर बच्चे को लगता है उसको आती है, मगर पूरी वो कभी बोल नहीं पाता, बीच में से कुछ ना कुछ गायब हो जाता है। उसका क्या रीज़न है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं एक लाइन को सीधा सीधा तो कुछ कुछ याद रहता है, कुछ कुछ भूल जाता है। तो मैंने एक तरीका बनाया उसका कि लाइन को तोड़ दो, छोटे छोटे हिस्से कर दो। छोटी बातें हमें ज़्यादा याद रहती हैं, बड़ी बातें, लंबी बातें अक्सर हम भूल जाते हैं। तो क्यों ना डेफिनेशन को ही छोटा छोटा कर दिया जाए। देखिए मैंने क्या किया, अकाउंटिंग एक आर्ट है, ये भी एक अलग लाइन में लिखा। किस चीज़ की आर्ट है, वो अलग लाइन में लिखा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट है, किसकी? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग की। कौन सी चीज़ें? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स की। किसकी रिकॉर्डिंग, किसकी क्लासिफाइंग, किसकी समराइजिंग? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स की। विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर एटलीस्ट इन पार्ट, कम से कम कुछ हिस्सा उसका फाइनेंशियल पार्ट होना चाहिए। यानी जो चीज़ फाइनेंशियल में नहीं है, रुपए पैसे में नहीं है, उसको हम रिकॉर्ड कैसे करें? कैसे रिकॉर्ड करेंगे? मान लीजिए हमारा प्रोडक्शन मैनेजर बहुत स्मार्ट है और वो काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन करा देता है फैक्ट्री में मजदूरों से मिलके, या हमारा मार्केटिंग मैनेजर बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी सेल कर देता है, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड कैसे करूं? क्या लिखूं? मार्केटिंग मैनेजर अकाउंट डेबिट कितना, और उससे क्रेडिट में क्या लिखूं? क्योंकि हर चीज़ के दो इफेक्ट होने चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जो चीज़ें समझ नहीं आती, जो चीज़ें पैसे में नहीं तोली जा सकती, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते साहब। ठीक है। तो इन ट्रांजैक्शन को जो फाइनेंशियल नेचर की है, हम एक सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब महत्वपूर्ण तरीके से। ऐसे ही नहीं रिकॉर्ड कर देते, कहीं भी कुछ भी लिख दिया। एक तरीके से लिखते हैं, डेट वाइज लिखते हैं, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लिखते हैं, किताब में लिखते हैं, सही जगह पे लिखते हैं। ठीक है। तो इन्हें सिग्निफिकेंट मैनर, किस लिए लिखते हैं इन्हें सिग्निफिकेंट मैनर? टू एनालाइज। एनालाइज का मतलब अभी बताते हैं। टू एनालाइज, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट द ट्रांजैक्शंस, द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। एनालाइज का मतलब अगर आप किसी बच्चे से पूछोगे तो उसने पता क्या बोलना है? एनालिसिस करना। और अगर गलती से आपने उससे पूछ लिया एनालिसिस का मतलब क्या है, तो उसने पता क्या बोलना है? एनालाइज करना। अरे भाई क्या बताने की कोशिश कर रहा है? दूसरी फॉर्म बता रहा है तू, मेरे को मीनिंग तो बता नहीं रहा। मेरे को नहीं लगता आप में से किसी को एनालिसिस का मतलब आता है, जबकि डेफिनेशन सबने पढ़ रखी है। और मजे की बात देखिए, आपने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किताब 12वीं में पढ़ रखी है। उस चैप्टर का पहला चैप्टर ही एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंग था, मगर आपने कभी एनालिसिस का मीनिंग देखा ही नहीं। इतना सिंपल है। एनालिसिस मींस मैथोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब देखिए हम ना इन्हीं बातों के ऊपर जोर देंगे ज़्यादा। ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसी बात कोई आ गई, एनालिसिस मींस, नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, आपको अगर मीनिंग ही नहीं आता होगा तो आप कैसे करेंगे? सो एनालिसिस का मतलब मैथोडिकल क्लासिफिकेशन है। अगर मैं बताऊं तो आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं कि कैसे है, तो देखिए कितना क्लियर होता है। आप ध्यान से सुनिए। एनालिसिस का जो चैप्टर था उसमें हम क्या पढ़ते थे? एनालिसिस वाली किताब में क्या पढ़ते थे? रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, कंपैरेटिव, कॉमन साइज स्टेटमेंट, यही चीज़ें थी ना वहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट।
यानी एनालिसिस का मतलब हुआ किसी मेथड के अनुसार, किसी फार्मूले के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बन चुकी है उनको समझना। मैं तो कहता हूं अगर कभी आपको किसी का मीनिंग समझ में नहीं आता तो आप जो मोबाइल के ऊपर आलतू फालतू चीज़ें देखते रहते हैं उसकी जगह क्यों नहीं आप एक डिक्शनरी डाउनलोड कर लेते। अगर आपने दिन में 10 मीनिंग भी देखे तो पता है आपको 10 की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ेगी, मैं एक मैक्सिमम लेके चलता हूँ, 10 की आपको ज़रूरत पड़ेगी देखने की तो साल में 3650 हो जाते हैं। और अगर कहीं आपको शुरू में 10 देखने पड़े बाद में 5 तो 2-2,500 मीनिंग तो आप देख लेंगे एक साल के अंदर। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए किसी का मीनिंग समझ ना आए, अपनी किताब पढ़ते हुए समझ में ना आए, इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी और 2 साल के बाद आपको वो 5-6 हज़ार एक्स्ट्रा वर्ड आते होंगे जो आपको पहले नहीं आते थे, तो आपकी नॉलेज बढ़ गई, यू बिकेम स्मार्ट। और जब आदमी किसी चीज़ का मीनिंग देखता है तो उसके कई वेरिएशन भी होते हैं बीच में कि अगर ये ऐसे लिखा होगा तो क्या है, इसके साथ होगा तो क्या है, बहुत नॉलेज बढ़ती है। एंड यू हैव मोबाइल इन योर हैंड, व्हाई डोंट यू यूज़ इट, राइट। देखिएगा, सोचिएगा इसके ऊपर कभी। खैर फिलहाल हमने बताया अकाउंटिंग एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अब नीचे मत देखिए, मेरी तरफ देखिए और उसमें से आप डेफिनेशन पार्ट को मत देखिए, सिर्फ मुझे देखिए, दिमाग में सोचिए। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर in a significant manner to analyze, interpret and communicate the results to the users. सिंपल। और अगर कहीं एक बार आपने गलती से इसे लिख दिया ना, छप जाएगी वो यहाँ पे जाके। देखिए, काम तो आपको ही करना पड़ेगा, हम आपको समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, रास्ते पे ले जा सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। हमारी उंगली पकड़ के थोड़ी देर चलेंगे, उसके बाद फिर आपको रास्ता खुद तय करना है। तो इसीलिए घर जाके जैसे ही ये क्लास ख़त्म हो, घर जाके उसकी रिवीजन एकदम से कर लीजिए, साथ साथ काम ख़त्म करिए, छुट्टी, अगली क्लास में डाउट्स पूछिए, हम लोग लाइव सेशन लेंगे, आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, एकदम से आपके डाउट उसी समय हाथों हाथ क्लियर हो जाएंगे। अब तो आजकल लाइव का बड़ा अच्छा चल रहा है और अगर रिकॉर्डेड भी है तो हम अपनी सारी की सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी पहले ही बता चुके हों। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। बड़ा अच्छा सवाल, क्या अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है? अब आप कहेंगे साहब अकाउंटिंग आर्ट है, अभी तो आपने बताया अकाउंटिंग इज एन आर्ट। जी बिल्कुल मैंने बताया, लेकिन क्या हम सोच सकते हैं साइंस क्या होती है? साइंस ये होती है, मान लीजिए मैंने सेब उछाल के ऊपर फेंका तो वो नीचे आएगा। अब आप कहेंगे वो तो नीचे ही आएगा, सारी चीज़ें नीचे आती हैं, तो साहब ये साइंस है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि जो चीज़ आप ऊपर फेंकेंगे और वो हवा के भार से ज़्यादा होगी तो वो नीचे आएगी, लॉ ऑफ ग्रेविटी। कुछ चीज़ें जो आप ऊपर फेंकते हैं वो ऊपर ही जाती हैं, बता सकते हैं क्या? जी नहीं, थूक फेंकेंगे तो नीचे ही आएगी। मुझे पता था आप में से कुछ लोग कहेंगे, कोई अगर धुआं होता है, धुआं ऊपर जाता है बिकॉज वो हवा के दबाव से कम होता है उसका भार, तो वो हवा में विलीन हो जाता है, धुआं कभी नीचे नहीं आता। तो कहने का मतलब है ये एक साइंस है ना, कि जो एयर के प्रेशर से ज़्यादा चीज़ें होंगी वो नीचे आ जाएंगी, जो एयर के प्रेशर से कम होंगी वो एयर के ऊपर चली जाएंगी। व्हाट इज दिस? दिस इज साइंस। नाउ साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड द रूल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ऐसा नहीं है कि मैं सेब फेंकूंगा तो ऊपर चला जाएगा, आप फेंकेंगे तो नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जादू थोड़ा हो रहा है कि मैंने फेंका ऊपर चला जाए, ऐसे नहीं जाएगा वो। सो लॉ विल बी सेम, द फैक्ट्स विल बी सेम, experiment will be same and it is universally applicable for all over the world. That is called science. तो क्या अकाउंटिंग साइंस है? आप लोगों के सारी वर्ल्ड में एक जैसे रूल हैं? तो एकदम से जब आप ऐसे सोचेंगे तो आपके दिमाग में आएगा नहीं,
लेकिन है साहब, हर जगह डेबिट और क्रेडिट है। लिखने का अंदाज बदल गया, उसे आर्ट कहते हैं। रूल वही है, डेबिट और क्रेडिट वाले जनाब। तो इसलिए साइंस तो है और आर्ट इसलिए है क्योंकि आपका लिखने का तरीका अलग हिंदुस्तान में, लिखने का तरीका अलग अमेरिका में, लिखने का तरीका अलग जर्मनी में, लिखने का तरीका अलग किसी और जगह पे, तो उसे आर्ट कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। मगर साइंस के रूल वही रहते हैं, डेबिट और क्रेडिट वही रहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वही रहता है, रूल्स प्रिंसिपल कॉमन रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसे कहते हैं साइंस। तो इसका मतलब अकाउंटिंग साइंस भी हो गई, आर्ट भी हो गई। आइए देखें इसमें कहाँ लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल इज साइंस। अकाउंटिंग इज ए साइंस क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। आर्ट इज द टेक्निक विच हेल्प अस टू अचीव अवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। सो अकाउंटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। ये तो हमने पढ़ ही लिया। ठीक है साहब, मेरे ख्याल से बेसिक प्रिंसिपल्स, इसमें कहीं आप ये वर्ड ऐड करना चाहें यूनिवर्सली एप्लीकेबल, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको कोई चीज़ पता चले आप बताइए कि साहब इसमें ये कर सकते हैं कि नहीं, तो अच्छा लगेगा हमें कि आप थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साहब, अकाउंटेंसी अलग है, डेफिनेशन अकाउंट अलग है और अकाउंटिंग अलग है। और हमसे आज की डेट में कोई भी पूछता तो हम सब में एक ही बोल देते थे, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अरे भैया, हम अकाउंटेंसी पूछ रहे हैं, अकाउंट पूछ रहे हैं, अकाउंटिंग पूछ रहे हैं, तीनों टर्म अलग हैं। आइए देखें, उससे पहले समझिए अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, अकाउंट का मतलब क्या है। देखिए, अकाउंट का मतलब तो सिंपल होता है, जैसे राम का अकाउंट बनाया तो उसमें राम की सारी ट्रांजैक्शन आएंगी, डेबिट और क्रेडिट वाली आएंगी ना, तो डेफिनेशन अपने आप बन गई। अकाउंट का मतलब क्या हुआ, ऑल दी एंट्रीज एंड ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग एट वन प्लेस इज कॉल्ड एन अकाउंट। अकाउंट को अगर हिंदी में मैं देखूं तो पता है क्या होता है, हिसाब किताब। और ध्यान से एनालाइज करिए, हिसाब इन द किताब, यस दैट इज अकाउंट। और अकाउंटेंसी इन सब का बाप, नॉलेज, हाउ टू डू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने का तरीका, उसमें कौन से प्रिंसिपल लगेंगे, कैसे। तो नॉलेज पार्ट जो है, कैसे, हाउ, दैट इज अकाउंटेंसी। उसमें अकाउंटिंग सिखाई जाती है, फिर अकाउंट बनाए जाते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ अकाउंटेंसी इज द सबसे बड़ी चीज़, देन कम्स अकाउंटिंग एंड देन कम्स अकाउंट्स। ठीक है, पता नहीं इसमें चार्ट है कि नहीं, नहीं है तो मैं यहाँ बना देता हूँ। कि अगर ये है अकाउंटेंसी, तो ये हो गई अकाउंटिंग। तो ये होते हैं अकाउंट्स। ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं जरा। द नॉलेज ऑफ हाउ टू मेक अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। कैसे किताबें बनानी हैं, कैसे उन्हें कम्युनिकेट करना है, तो ये एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अकाउंटेंसी पुट्स दैट नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। तो नॉलेज को प्रैक्टिस में लाने का जरिया है अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंट, ऑल एंट्रीज रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग एट वन प्लेस टू गेट द रिजल्ट्स एट वन प्लेस। जैसे कि राम के अकाउंट में केवल राम की एंट्रियां होंगी, उसका पूरा हिसाब किताब होगा। अब यही इसमें लिख रखा है कि रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासीफाइंग, समराइजिंग,
समराइजिंग के बाद एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और रिपोर्टिंग बाद में आना चाहिए था, ये गलती से इधर आ गया है, तो ठीक कर लीजिएगा इसको। आइए इनको जरा प्रोसीजर को पढ़ भी लेते हैं, समझ लेते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को सिस्टमेटिक वे में पढ़ना। क्लासिफाइंग, एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक जगह पे लिखना, जैसे राम की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह, फर्नीचर की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह, प्लांट की एक जगह, कैश की एक जगह। सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड ग्रुपिंग यानी कि क्लासिफिकेशन। समराइजिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाना, फिर P&L बनाना, फिर बैलेंस शीट, फिर कैश फ्लो। तो सब चीज़ों को समराइज करना यानी पूरा का पूरा इकट्ठा करना, निचोड़ बनाना, उसको पेश करने का तरीका, समराइज करना। फिर एनालाइज करना, एक बार बन गया तो मेथड, देखो ये मीनिंग आ गया, मेथोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा गिवन इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने कहा था कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इंटरप्रेटिंग, it is concerned with explaining the meaning and significance of the relationship as established by analysis of accounting data. इंटरप्रेटिंग का मतलब है उस चीज़ को समझना, एक्सप्लेन करना, क्या हुआ, उसका क्या निचोड़ है, क्या रिजल्ट है, कंक्लूजन निकालना, इंटरप्रेटिंग। फिर उस रिजल्ट को कम्युनिकेट करना जिन लोगों को ज़रूरत है। कौन से लोग होते हैं आपको पता ही है, पार्टीज इंटरेस्टेड इन दी अकाउंट्स, इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र, आगे कहीं आएगा देखेंगे। उन लोगों ने ये यूज़ करनी होती हैं अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, टैक्सेशंस के लिए, तो उनको बताना, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेटिंग पार्ट, ठीक है। नाउ यूजिंग दी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कौन यूज़ करता है, देखिए आने वाले हैं। पहले तो अकाउंटिंग प्राइमरीली मेंट फॉर प्रोप्राइटर या ओनर होती थी, वो सिर्फ ये देखता था प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस उसके लिए बनती थी। मगर अब ऐसा बिलीव किया जाता है कि इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज़, लेंडर, सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट, पब्लिक, इन सबको भी ज़रूरत होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़ यूजलेस एंड मीनिंगलेस जब तक कि ये रेलेवेंट और मटेरियल ना हो किसी यूज़र को इन टेकिंग डिसीजंस। इसके लिए इसे फ्री फ्रॉम बायस यानी फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। बायस का मतलब होता है झुकाव, किसी एक पर्टिकुलर तरफ झुकाव। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्लास के अंदर, स्कूल वगैरह में कुछ बच्चों की तरफ टीचर का खास प्यार होता था और आपकी तरफ ज़रा कम होता था, तो आपको चिढ़ मचती थी ना, तो आप कहते थे ये बड़ा एक तरफा, तो वो एक तरफा चीज़ को बायस कहते हैं, बायस्ड अप्रोच, कि जब उसकी बात आएगी तो आपका विचार कुछ और हो जाएगा, हमारी आएगी तो कुछ और हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड बायस्ड। तो वो फेवरेटिज्म होता है, ठीक है। तो कह रहा है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए, यानी ये नहीं कि उस आदमी को ध्यान में रखते हुए उसका तो ठीक बना दिया जाए, बाकी हम लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। The user should not only be able to understand the financial result but also be able to assess its reliability and compare with other information। यानी हम केवल उसको यूज़ ना करें, मतलब हम विश्वास भी कर पाएँ उस स्टेटमेंट पे कि ये सही है, ठीक है। कौन कौन यूज़र्स हैं आइए देखें। इंटरनल यूज़र्स, ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। अंदर के लोग, इंटरनल यूज़र, कंपनी के अंदर में कौन कौन लोग होते हैं, एक तो ओनर होते हैं, मैनेजमेंट होती है जो डिसीजन लेती है, एम्प्लॉयज़ होते हैं जो काम कर रहे हैं। आइए देखें इनको क्यों ज़रूरत होती है। ओनर्स क्योंकि कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल, तो उन्होंने लिया है मैक्सिमम रिस्क, तो उनको क्यों इंटरेस्ट होगा जी प्रॉफिट लॉस में, क्योंकि उनको देखना है हमारी इन्वेस्टेड कैपिटल सेफ है कि नहीं। अब अगर सेफ नहीं होगी तो मुसीबत हो जाएगी ना उनकी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस।
मैनेजमेंट यूज़ करती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू अराइव एट इन्फॉर्म्ड डिसीजंस कि सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, कंट्रोल करें, रिड्यूस करें कॉस्ट को, इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोडक्ट लाइन कैसे करें। तो इन सब बातों की जानकारी, इन सब बातों के डिसीजन, इन सब बातों के बारे में सोच विचार विमर्श जो करना होता है वो मैनेजमेंट को करना होता है। तो उसको ये इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी होती है कि आगे क्या पोजीशन रहेगी, प्राइसिंग कैसे करें, कॉस्ट कटिंग कहाँ पे करें, ये सब डिसीजन उनको लेने हैं। और एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को तो इसलिए ज़रूरत है कि उनका जो बोनस वगैरह है वो प्रॉफिट के बेस पे ही डिसाइड होता है। तो अगर वो अच्छा काम करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी तो नेचुरल है बोनस ज़्यादा मिलेगा, अदरवाइज़ दिवाली पे सिर्फ 4 दिए मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि इन सब लोगों को ज़रूरत होती है इन्फॉर्मेशन की, किस वजह से होती है वो आपको पता होनी चाहिए। दोबारा सोचते हैं, सोचिए अपने दिमाग में, ओनर्स कैपिटल की सेफ्टी, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉयज़ लिंक्ड विद बोनस, ऐसे दिमाग में रखिए, फिर उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने का बनाएंगे। इंग्लिश थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है मगर मेन क्रक्स वो होना चाहिए जो आपको बताया गया। ठीक है, घर पे बैठ के थोड़े शॉर्ट नोट्स लिखने की कोशिश करिए तो उसकी लिंकेज बननी शुरू हो जाएगी, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में काफ़ी मदद मिलेगी और नॉलेज तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको क्यों ज़रूरत होती है? बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को, नेचुरली उनको पता होना चाहिए कि परफॉर्मेंस क्या है बिजनेस की, टू इंश्योर द सेफ्टी एंड रिकवरी ऑफ देयर लोन। फिर इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर वो जिसने लगा दिया, पोटेंशियल इन्वेस्टर जो लगाने वाला है। तो इन्वेस्टर जिसने लगा दिया उसको सेफ्टी ऑफ हिज मनी चाहिए, और पोटेंशियल इन्वेस्टर को ये दिमाग में आना चाहिए कि मैं यहाँ लगाऊं कि ना लगाऊं, सेफ होगा कि नहीं होगा। तो जिसने लगा दिया उसको सेफ्टी कि मेरा सेफ है कि नहीं, और जो लगाने वाला है कि सेफ होगा कि नहीं। तो बेसिकली सेफ्टी के ऊपर बात आ रही है। ठीक है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर गुड सप्लाई करते हैं क्रेडिट पे, तो उनको पता होना चाहिए कंपनी की पोजीशन ठीक है, कल को कुछ हो गया तो पैसे गए भैया। तो इसीलिए उनको भी पता होना चाहिए कि उनकी सेफ्टी है मनी की कि नहीं, आगे सप्लाई करें या नहीं, नहीं तो पिछला रिकवरी करने की कोशिश करें जल्दी जल्दी। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, एक तो इनको पॉलिसी डिसीजन लेने होते हैं, नेशनल इनकम वगैरह, और मेरे ख्याल से टैक्सेशन भी होता है, इसमें नहीं लिखा शायद, हाँ लिखा है, बिसाइड गवर्नमेंट लेवीज वेरियस टैक्सेस लाइक जीएसटी एंड इनकम टैक्स। तो करेक्ट टैक्स ड्यूज निकालने के लिए भी उनको ज़रूरत होती है। ऐसे ही रिसर्चर्स और पब्लिक, रिसर्चर वो होते हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अपने रिसर्च वर्क में यूज़ करते हैं, जीडीपी निकालने के लिए, नेशनल आउटपुट, इंडस्ट्री प्रोग्रेस, बड़े बड़े डेटा कंपाइल करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, देश कहाँ जा रहा है, ये इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, यू नो ऑल दिस थिंग्स, हाई लेवल डेटा, सारी टोटल इंडस्ट्री का मिला के। पब्लिक जानना चाहती है कि ये जो बिज़नेस आप चला रहे हैं ये इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट बना रहा है कंट्री को, नेशनल इमेज क्या बन रही है। मान लीजिए हम अपने यहाँ पे जहाज़ बनाना शुरू कर देते हैं और आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाना शुरू कर देते हैं, तो एक अलग ही इमेज क्रिएट हो जाती है, ये देश सक्षम है, प्रोडक्शन, इंडस्ट्री की प्रोग्रेस से देश की इमेज काफ़ी बढ़ती है। चाहे आप एक पर्टिकुलर लाइन में स्पेशलाइजेशन कर लें तो उसमें आपकी इमेज बन जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके यहाँ कैसा है, रोड, डैम, ब्रिजेस, ये सब चीज़ें कैसी हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, मोबाइल सिस्टम, ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस, दिस इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करना। पानी की समस्या ना हो, सीवेज की समस्या ना हो, लैंड प्रॉपर मिले आपको, उसकी डेवलपमेंट हुई हो। सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पब्लिक ये देखती है कि आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ भी करेंगे या उसको डेवलप करेंगे, क्या करेंगे, मतलब
आप किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे देश के लिए। टू कंक्लूड, वेरियस यूजर्स को डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए होता है। तो आइए साहब प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा रुख करते हैं। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के जो हर बच्चे को आने चाहिए, जिसके बेस पे सारी जर्नल एंट्रियाँ होती हैं, जर्नल एंट्री के बेस पे सारे लेजर बनते हैं और लेजर के बेस पे सारे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। और एक बार जिसको ये आ गया उसको समझो आधे से ज़्यादा अकाउंट्स तो यही है, बाकी तो इनके वेरिएशंस हैं। अगर ये समझ में आ गए तो 90% अकाउंटेंसी वैसे ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये साइंस है, सब जगह यही रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये नहीं कि मैं अपने देश में अलग रूल निकाल दूंगा, इसको आर्ट बना दूंगा, क्रेडिट द रिसीवर, डेबिट द गिवर। नो, रूल विल बी द सेम, रिकॉर्डिंग कैन बी डिफरेंट, दैट इज एन आर्ट। रूल हमेशा यही रहेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। जय माता दी। रियल अकाउंट्स के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी इसकी डिटेल पे आएंगे कि पर्सनल क्या होते हैं, रियल क्या होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है। अब यही बता देता हूं मैं आपको पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। वैसे आगे डिटेल है इसकी, मेरे ख्याल से तभी कर लेंगे। अभी इतना बता दूं, जो चीज़ें लोगों से रिलेटेड होती हैं उनको पर्सनल कहते हैं। मान लीजिए राम श्याम मोहन सोहन सीता गीता, सिर्फ ये पर्सनल नहीं है, इनके साथ जो रिलेटेड चीज़ें हैं, इनके बैंक अकाउंट वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें रिप्रेजेंटेटिव में, वो पर्सनल। और रियल होती हैं जो एसेट्स से रिलेटेड होती हैं। हालांकि जिनको आप देख छू सकते हैं वो भी एसेट होते हैं, जिनको नहीं देख सकते वो भी एसेट होते हैं, इंटेंजिबल। क्योंकि थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होगा इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बीच में बता रहा हूँ। अगर ये बिल्कुल 11वीं क्लास होती तो उसमें हम कुछ और तरीके से चलते, उसमें बताते क्या है। आपको पता है 11th की हुई है, उम्मीद है थोड़ा बहुत पढ़े भी हुए हैं पेपर के लिए, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट्स, खर्चे के, इनकम के, ये सारी चीज़ें जो एक्सपेंसेस और लॉसेस से रिलेटेड होती हैं उनको नॉमिनल कहते हैं। और उसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन। अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन और इवेंट, जो हमने पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन और इवेंट से रिलेटेड होता है। तो ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, उस पे आते हैं। ट्रांजैक्शन मीन्स एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस। मुझे अच्छी तरह पता है आप लोगों को ये पता ही नहीं होगा, आपने आज तक सिर्फ ये पढ़ा ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। क्या होती है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ये नहीं पढ़ा आपने। ट्रांजैक्शन मीन्स एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, कुछ करना, एन एक्सचेंज, ए ट्रांसफर, एटसेट्रा। फॉर अकाउंटिंग केवल वही ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर की होती है। वैसे तो कोई भी काम करना इज ए ट्रांजैक्शन, मगर अकाउंट्स में जो फाइनेंशियल टर्म्स में होती हैं वो होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है। विच ऑल्टर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंसर्न एंड विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, और जिनको आप पैसों में तोल सकते हैं। ठीक है। इवेंट्स, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज नोन एज इवेंट। किसी भी चीज का नेट रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, इज नोन एज इवेंट। डिस्टिंक्शन के लिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से, परचेज करी, सेल करी गुड्स की, प्रॉफिट कमाया 10,000 का।
और लास्ट में कैश बैलेंस बचा हुआ है 15,000, स्टॉक बचा हुआ है 50,000, डेटर बचे हुए हैं 45,000। अब इसमें कौन सी चीज़ ट्रांजैक्शन है, कौन सी इवेंट है, उस पर ध्यान लगाते हैं। देखिए, स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, परचेजिंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। अर्निंग प्रॉफिट, कैश बैलेंस बचना, स्टॉक बचना, डेटर बचना, लास्ट में बचना नेट रिजल्ट, ये इवेंट्स हैं। तो ट्रांजैक्शन जो हम काम कर रहे हैं और इवेंट्स जो उनका नेट रिजल्ट है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स में फ़र्क समझ में आया। कोई भी काम करना पैसे से रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, और उसका निचोड़, उसका रिजल्ट वो इवेंट है। काम करेंगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, काम करेंगे तो कैश बचेगा, काम करेंगे तो डेटर क्रेडिटर भी होंगे, बिल पेबल भी बचेंगे, बिल रिसीवेबल भी बचेंगे। लास्ट में जो बचेंगे, जो होगा, उसे नेट रिजल्ट यानी इवेंट कहते हैं, और जो हम काम करते हैं उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन पे जोर लगाइए। एनी एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, कुछ भी करना, एक्सचेंज करना, ट्रांसफ़र करना, ट्रांजैक्शन। इवेंट की लाइन पढ़िए, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज नोन एज इवेंट, उसका रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है, आइए देखें, आ गए ना ये पर्सनल अकाउंट को भी इन्होंने। पर्सनल अकाउंट भी तीन तरह के, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल, लीगल, रिप्रेजेंटेटिव। मैंने कहा था ना लिखे हुए हैं, आराम से देखेंगे उनको। तो सबसे पहले नेचुरल पर्सन, वही राम मोहन सीता गीता, आप मैं अंकल आंटी सब। तो दीज आर नेचुरल पर्सन अकाउंट, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बात कर सकते हैं। फिर आते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल अकाउंट, जो कागज़ों पे एंटिटीज़ बनाई जाती हैं, फर्म, कोई कंपनी, ऑल दीज आर लीगल एंटिटीज़। आपने शायद कंपनी की डेफिनेशन भी पढ़ी है, कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, पता है ना। फॉर द बिजनेस पर्पज, बिजनेस एंटिटीज आर ट्रीटेड टू हैव सेपरेट एंटिटी, ये रिकॉग्नाइज्ड एज एनी पर्सन इन द आई ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, कंपनी, प्राइवेट या लिमिटेड, क्लब, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब, ये सब एंटिटीज़ हैं, अलग एंटिटी। फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, दीज आर नॉट इन द नेम ऑफ एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन बट रिप्रेजेंटेड एज पर्सनल अकाउंट्स। जैसे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, किसी को पैसे देने हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंस, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ये सब उन व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब देखिए, हमें आज तक पता था पर्सनल अकाउंट, पर्सनल में भी तीन है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इम्पर्सनल अकाउंट, जो पर्सनल नहीं है, इसमें दो होते हैं, रियल और नॉमिनल। अच्छा, मैं आपको ना एक बात और बताऊं, अगर आपसे कभी ये सवाल पूछा जाए, और बहुत बार आया हुआ है मल्टीपल चॉइस में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर, तो आपका जवाब होगा 3, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये गलत जवाब है। जवाब है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट। पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में 2 क्लासिफिकेशन है, रियल और नॉमिनल। दोनों में फर्क समझ में आया आपको? बात वही है जो आप कह रहे हैं, मगर जब हमें बोलने को कहा जाएगा तो हमें 2 बताने हैं, एक पर्सनल, एक इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के अंदर 2 कैटेगरी हैं, एक रियल और एक नॉमिनल।
अब रियल क्या है, आइए देखें। लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट। मैं सोच रहा हूं इसमें वो भी ऐड कर दूं, गुडविल, पेटेंट्स, क्योंकि वो भी एसेट है इंटेंजिबल वाले। कोई भी एक नहीं लिखा था इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। और नॉमिनल वो सारे खर्चे, वो सारे लॉस, वो गेन, वो रेवेन्यू, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन एटसेट्रा, ये सारे, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना है ये कौन कौन से टाइप के अकाउंट हैं। जैसे बिल्डिंग रियल है, परचेज रियल भी हो सकता है, नॉमिनल भी हो सकता है। ये मैंने क्यों लिखा है बताऊं आपको। देखिए, कोई अगर हमसे पूछता है ना नेचर ऑफ द अकाउंट परचेज, तो वो रियल है, क्योंकि परचेज हम करते हैं गुड्स। गुड्स हम देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, उसमें क्या है। तो मैंने नॉमिनल क्यों लिखा, जो हम सामान खरीदते हैं वो आगे बेच भी तो देते हैं या यूज़ कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसका मतलब जब मैं खरीदता हूं तो मेरे लिए रियल है वो, लेकिन जब मैं उसे एक्सपेंड कर देता हूं तो वो खर्चा हो गया नॉमिनल। कब होता है वो, जब मैं ट्रेडिंग पीएनएल बनाता हूं और उसमें खर्चे एक तरफ को दिखाता हूं, तब परचेज नॉमिनल होता है। लेकिन जिस समय हम खरीदते हैं उस समय परचेज हमारा रियल अकाउंट है, क्योंकि वो हम देख सकते हैं, ठीक है। सेल्स क्या है, वो भी इसी तरह रियल भी है और बाद में नॉमिनल भी बन जाएगा। ऐसे ही कुछ मैं आपको दे दूंगा, आप करिएगा, फिर पूछेंगे आपसे हम। अब जैसे मैं आपसे रेंट आउटस्टैंडिंग पूछूं, कुछ कुछ मैं कर देता हूं, एक उस टाइप का रेंट आउटस्टैंडिंग पर्सनल, अभी बताया था ना आपको। कुछ सिंपल कुछ मुश्किल मैं आपके लिए छोड़ूंगा ताकि आप भी दिमाग लगाएं। और डेटर पर्सनल, बाकी आपको बता दिए मैंने। क्या रह गया नीचे, प्री, ये सब बता दिए, ठीक है। चलो ठीक है, ये आप करिएगा। मैंने आपको जो बातें बताई हैं उनसे ये क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रियल है, क्योंकि एसेट रियल होता है तो उसका डेप्रिसिएशन भी रियल है। कुछ कुछ मैंने लिख दिए, कुछ बता दिए, बाकी वैसे मैं बताता नहीं हूँ, आप लोगों को देता हूँ, फिर अगली बार बताता हूँ। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। कुछ काम आप भी करेंगे कि सारे मैं ही करूँगा। हम हर क्लास में जो चीज़ कराएंगे उसका थोड़ा सा काम भी देंगे। अब मैंने आपको सारे समझा दिए, कुछ बता दिए, तो कुछ आप करेंगे, ऐसे ही चलेगा ना। तो क्योंकि सीखना आपने है, ठीक है। फिर गलती करेंगे तो हम बताएंगे आपको, चिंता मत करिए। अच्छा, अब वैसे तो जर्नल एंट्री का एक चैप्टर आएगा अलग से, लेकिन क्योंकि हमने अभी अभी रूल बताए हैं आपको, तो हमें ये देखना है कि आपको रूल समझ में आ गए कि नहीं। इसमें मैं आपसे एंट्री नहीं मांग रहा हूँ, मैंने आपसे ये पूछना है, जैसे ये हमें लाइन दी है ट्रांजैक्शन राजा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसमें क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, क्या है वो रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, मैं ये देखना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको एक करके बताता हूँ, राजा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब क्योंकि आप ज्ञानी लोग हैं, आपको आता है, आप बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू राजा कैपिटल। मैंने ये नहीं पूछा ना आपसे, मैंने आपसे पूछा डेबिट क्या होगा, आपने बोला जी कैश होगा। अब मेरा सवाल है कैश कौन सा अकाउंट है, जी रियल अकाउंट है। मैं तो अपना काम करूँ ना जो मैंने बताया है अभी, ठीक है। एंट्रियां कब करनी है, जब जर्नल का चैप्टर आ जाएगा। कुछ कुछ की कर देंगे, कोई बात नहीं, आपको आता है क्योंकि 11th-12th की हुई है आपने। थोड़ा सा ऐसे सीखते हैं, क्रेडिट क्या होगा,
कैपिटल अकाउंट होगा। अब कैपिटल अकाउंट कौन सा है जी? नहीं, नॉमिनल नहीं है, पर्सनल। यही पता करना है बस मेरे को। अभी बताया था आपको कैपिटल, तो लिखा ही हुआ था, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। परचेज गुड्स ऑन कैश, सोचिए अपने दिमाग में, मैं लिखता हूं अभी। डेबिट परचेज, क्रेडिट कैश। कैश तो रियल है, हाँ, परचेज भी अभी रियल है, फाइनल अकाउंट्स में जाके नॉमिनल होगा। अभी रियल है, अगर कोई अभी नेचर आपसे पूछता है तो। वैसे इसमें रूल दोनों लग जाते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल। कुछ सोच समझ के रूल बने हुए हैं, ऐसे नहीं बने हुए। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, डेबिट तो वही आपका परचेज रियल, और क्रेडिट एक्स पर्सनल। चलो इसी जगह है, एंट्री भी कर देते हैं, आती तो है ही आपको। परचेज डेबिट टू एक्स अकाउंट, ठीक है। परचेज फर्नीचर इन कैश, पहले एंट्री लिखूं, चलो एंट्री इधर लिख देता हूँ। फर्नीचर डेबिट टू कैश, ऐसे ही लिख देते हैं, ये रियल है, ये भी रियल है। और क्या पूछा था? डेबिट क्रेडिट तो लिखा ही हुआ है। पेड रेंट, डेबिट रेंट नॉमिनल, क्रेडिट कैश रियल, ठीक है। पेड सैलरी, डेबिट सैलरी नॉमिनल, क्रेडिट कैश रियल। एंट्री करनी हो तो सैलरी डेबिट टू कैश, डिपॉजिटेड इन बैंक, पैसे बैंक में जमा करा दिए, डेबिट बैंक, और क्रेडिट कैश, कैश रियल, बैंक पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। आगे बढ़े। पेड एक्स बाय चेक, एक्स को चेक से पेमेंट करी तो डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट बैंक, एक्स पर्सनल और बैंक भी पर्सनल।
तो इस तरीके से हम पर्सनल, रियल, नॉमिनल को अंडरस्टैंड कर जाएंगे, डेबिट क्रेडिट को अंडरस्टैंड कर जाएंगे। भाई देखो, थोड़ा बहुत तो मुझे कराना है ना, मेरे को पता है आप 11th-12th करके आए हैं, मगर हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा, बेस बनाना पड़ेगा पहले, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो थोड़ा सा वीक हो इन चीज़ों में, तो आगे जाके फिर दिक्कत आ जाएगी। तो बेस बना के चलेंगे तो ठीक होगा ना। मुझे पता है कई लोगों के लिए सिंपल है, करता हूँ फटाफट। विड्रॉन मनी फॉर प्राइवेट यूज़, हमने पैसे निकाले। अब इसमें ये तो लिखा नहीं कि बैंक से निकाले, तो इसका मतलब कैश ही निकाला होगा। तो डेबिट ड्राइंग्स, और क्रेडिट कैश। ड्राइंग्स है पर्सनल और कैश है रियल। पेड टेलीफोन बिल बाय चेक, तो डेबिट टेलीफोन एक्सपेंस और क्रेडिट बैंक। बैंक पर्सनल, टेलीफोन एक्सपेंस नॉमिनल। आई होप क्लियर हो रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है पर्सनल, रियल, नॉमिनल में। तो ठीक है, फिर अगला पॉइंट लेते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आइए शुरू करें। बुक कीपिंग क्या होती है? किताबें लिखना, और अकाउंटिंग उससे आगे का स्टेप है। ठीक है, तो देखिए, बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड ओनली विद रिकॉर्डिंग, किताबों में लिखना, बुक कीपिंग, बुक बनाना, एंड इसमें उसको समराइज करना, उसे अकाउंटिंग कहते हैं। समराइज करना, एनालाइज करना, इसको कहते हैं अकाउंटिंग। सिर्फ किताबों में लिखने को रिकॉर्डिंग कहते हैं, रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग। इट इज ए बेस फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बेस क्या है? पहले रिकॉर्ड होगा तभी तो आगे चलेगा, और ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, क्योंकि अकाउंटिंग से हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों को। सो इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस के रिजल्ट्स को बताना, कम्युनिकेट करना। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका पार्ट नहीं है, मगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन दिस प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। बनती अकाउंटिंग के अंदर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक कीपिंग में तो सिर्फ आपने किताब लिख दी, किताब लिखने से क्या होता है? स्टेटमेंट तो नहीं बन सकती, एनालाइज करने के बाद ही बनेगी। मैनेजरियल डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन, डिसीजन इसमें नहीं लिए जा सकते रिकॉर्ड्स की वजह से, मगर यहां ले सकते हैं। आपने पूरे रिकॉर्ड बना लिए, समराइज कर लिए, फिर एनालाइज भी कर लिए, अब तो डिसीजन ले सकते हैं ना, सब कुछ समझ तो लिया अब। लेकिन अगर सिर्फ लिखने से थोड़ा हो जाएगा काम, सिर्फ लिखने से नहीं होगा। ठीक है, देर इज नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का कोई अलग से फील्ड नहीं है। बुक कीपिंग मीन्स ओनली बुक कीपिंग, मगर अकाउंटिंग के कई सब फील्ड्स हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कई फील्ड हैं। हम सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी एसरटेन्ड ऑन दिस बेसिस। बुक कीपिंग से फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं चलती, अकाउंटिंग में अकाउंट्स बनाने के बाद यस पता चलती है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग करके हमें क्या चीज़ें अचीव हो जाएंगी, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आइए देखें। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग का मतलब है हर चीज़ को तरीके से लिखना, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, एक सीक्वेंस में लिखना, डेट वाइज लिखना, राम की एंट्री राम में, शाम की शाम में, घनश्याम की घनश्याम में, क्लासीफाई प्रॉपर करना, तरीका होना चाहिए काम करने का, सिस्टमैटिक। तो मेन ऑब्जेक्टिव इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग इन ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली मैनर। ऑर्डरली का मतलब यही हो सकता है कि डेट वाइज और हर एक की एंट्री अलग अलग दिखाना, बस यही होता है सिस्टमैटिक। एसरटेनमेंट ऑफ ट्रू फाइनेंशियल रिजल्ट्स, प्रॉफिट हुए, लॉस हुए, क्या हुआ, ये पता लगाना। कैसे पता लगेगा? जब आप अकाउंट्स बना लेंगे सही तरीके से, तभी तो पता चलेगा। सो अकाउंटिंग डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ P&L कंपनी बनाते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, विच शो द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है। एसरटेनमेंट ऑफ ट्रू फाइनेंशियल पोजीशंस, फाइनेंशियल पोजीशंस, सही फाइनेंशियल पोजीशन निकालना। बैलेंस शीट से निकलती है जी फाइनेंशियल पोजीशन, कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, ये यूजर्स को रेलेवेंट होता है। मैनेजमेंट को असिस्ट करना, डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करना, कंट्रोल में असिस्ट करना, प्लानिंग, बजटिंग, सब कुछ डिसीजन मेकिंग ही है। ये प्लान करना आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, बजट बनाना, सब डिसीजन लेना, मैनेजमेंट की मदद करना, ये अकाउंटिंग का तो मेन काम तो यही है वैसे। और कम्युनिकेटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, ये हमने पढ़ा था अभी, इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र, उसको कम्युनिकेट करना ताकि वो अपने डिसीजन ले सकें। इन्वेस्टर देख सके कि मेरी सिचुएशन सेफ्टी है कि नहीं, मैंने जो पैसा लगाया। प्रोस्पेक्टिव वाला देख सके कि मैं लगाऊंगा तो ठीक होगा कि नहीं। गवर्नमेंट को पता चले मेरे टैक्स सही आ रहे हैं कि नहीं। रिसर्चर को पता चले मेरी रिसर्च सही चलेगी कि नहीं। अगर आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सही है तो हमारे भी सारे काम आगे सही होंगे। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाती है एसेट्स का कि हमारे कितने एसेट्स हैं, तो उनका लेखा जोखा, उनका हिसाब किताब, उनका रख रखाव, उनकी मेंटेनेंस, उनकी सेफ्टी, उनकी ओनरशिप हम तभी ध्यान दे पाएंगे जब हमें पता होगा कि क्या चीज़ हमारी है। टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, सॉल्वेंसी पोजीशन मतलब कंपनी अपने पैसे दे पाएगी कि नहीं समय से। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है ये, देखिए शॉर्ट टर्म होती है लिक्विडिटी पोजीशन कि जो हमें एक साल के अंदर खर्चे पे करने हैं, और लॉन्ग रन में होता है जैसे लोन और बड़े बड़े हमें बैंक लोन वगैरह पे करने हैं, क्या हम पे कर पाएंगे समय से कि नहीं, कि तो उसमें देखना पड़ता है कि कंपनी की पोजीशन क्या है, कैसे कैसे उनके पास कैश फ्लो आ रहा है, आगे सेल बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी, फिर हमारे पास पैसे आएंगे, फिर हम ये देंगे, फिर ऐसे करेंगे। ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू कोरिलेट इन डिसीजन मेकिंग। अब आ गए सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग जो मैं अभी बता रहा था आपको। देखिए 5 हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा कोर्स है, डील्स विद इंटरप्रिटेशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स। ये हिस्टोरिकल होती है क्योंकि ट्रांजैक्शन होने के बाद हम रिकॉर्ड करके पेश करते हैं रिजल्ट, तो पिछला हिस्ट्री है ये फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग। इससे हमारे को क्या पता चलता है, नेट रिजल्ट्स, प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन गिवन डेट। आज की डेट में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एसेट लायबिलिटी, और हमारे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये पता चलता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको पता ही है, डिसीजन मेकिंग मेन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। इंफॉर्मेशन को ग्रुप करना, रिपोर्ट बनाना, जिससे कि वो मैनेजर्स अपने फंक्शंस को कर सकें पूरा। ये प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग सब मैनेजमेंट का तो मेन काम है।
देखिए साहब, अकाउंट्स हम बनाते हैं ओनर्स और मैनेजमेंट के लिए मेन, और बाकी लोगों के छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में होते हैं। मेन ओनर्स और मैनेजमेंट का ही होता है। अब जैसे एम्प्लॉई हैं, उनको तो बोनस से ही रिलेट है। उनको क्या मतलब कि कैपिटल की सेफ्टी है कि नहीं, वो तो कहेंगे हमारे को बोनस मिलेगा कि नहीं। ऐसे ही इन्वेस्टर कहेगा मैंने जो पैसा लगाया वो सेफ है कि नहीं, उसको थोड़ा बहुत फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी में इंटरेस्ट होगा। बाकी टैक्स वाले कहेंगे जी हमें तो टैक्स आना चाहिए, जितना प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर टैक्स। तो ज़्यादा इंटरेस्ट किसका है, ओनर्स और मैनेजमेंट का, क्योंकि वही कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो उनको फ़ायदा होगा, तो डिसीजन मेकिंग वगैरह उन्हीं की है सारी। ठीक है। तीसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हम कॉस्ट कैसे निकालें, किस कॉस्ट को कम कर सकते हैं, किसको नहीं। फिर कॉस्ट पता चलेगी तो सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी हो सके। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, देश के लिए, सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ बिजनेस चला रहे हैं और अपने प्रॉफिट कमा के घर ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के लिए क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सोसाइटी के लिए क्या किया, ये सब भी हमें सोचना है। देखिए इसमें क्या है, क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस, अनडिज़ायरेबल बाय प्रोडक्ट ना हो हमारे, पॉल्यूशन का ध्यान रखें, हम अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, पानी गंदा ना होने दें, साफ़ सफाई, सैनिटेशन। और आजकल तो बड़ा वो चल रहा है अपना कि सैनिटेशन के ऊपर बहुत काम चल रहा है। आजकल तो वैसे ही आपको पता है कोरोना पीरियड चल रहा है, तो इसमें सैनिटाइज करके चलना, मास्क, ये सब हम अपने देश का ध्यान रखना। अब जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल पे आया हुआ है कि अगर आप रेड लाइट पे खड़े हैं तो आप अपनी गाड़ी बंद कर दें। छोटे छोटे मैसेज हैं, अगर इनको हम कार्यान्वित करेंगे तो इससे काफ़ी आगे जाके लाभ मिलेगा हमें। तो इन चीज़ों में भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा अकाउंटिंग जो है कुछ मैसेजफुल हो, कुछ अच्छी बातें भी बताए, लोगों को बताए। जैसे अपने अकाउंट्स हमने घोषित किए, बैलेंस शीट बनाई, उसके ऊपर पॉल्यूशन कंट्रोल के हिसाब से कुछ लिख दिया या कोई एक लाइन लिख दी, तो जिस जिस पे वो जाएगी वो कम से कम एक बार तो देखेगा। आजकल तो आपको पता है बैलेंस शीट्स वगैरह भी प्रिंट होनी बंद हो रही हैं। एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए बैलेंस शीट ही आपको मेल पे आ जाएगी, आप देख सकते हैं। कितना खर्चा बचा, देखिए, सोचिए। पहले हमारे देश में हर कंपनी की बैलेंस शीट प्रिंट होती थी। अब वो क्या करते हैं, वो जो 10-5 लगानी होती हैं ज़रूरी, उनके प्रिंट आउट निकाल लिए, वो लगा दिए जहाँ लगाने हैं, वरना सब मेल के ऊपर आ जाता है शेयर होल्डर को, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसको रद्दी में फेंक देते थे, बेकार है वो। तो इसलिए उसको जितना हो सके हम एनवायरनमेंट को बचाएं। कागज़ कम बनेगा अगर, तो पेड़ भी तो कम कटेंगे, तो एनवायरनमेंट को तो फ़ायदा होगा। ये सब बातें सोचने वाली, ठीक है। इनके ऊपर भी आजकल बड़ा काम चल रहा है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये भी एक नया फील्ड है कि हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, हम उनकी भलाई के लिए क्या कर रहे हैं। उनकी भी कुछ भलाई सोचनी है कि नहीं, जो आपके कमा के दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई, क्वान्टिफाई एंड रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट मेड इन द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. These are presently not accounted for under conventional accounting practice, but few big organizations are now accounting for it. बड़ी बड़ी कंपनियों में शुरू हो गया है, धीरे धीरे ये आ जाएगा, कार्यान्वित हो जाएगा, सब लोग इसको ध्यान देंगे। ह्यूमन रिसोर्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नए फील्ड्स हैं, और अभी मेरे ख्याल से किताबों में शायद कम दिए हुए होंगे, लेकिन प्रोफेशनल किताबों में दिए हुए हैं। अब अगला टॉपिक हमें लेना है रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स, यानी अकाउंटिंग का रिश्ता बाकी चीज़ों के साथ क्या है। जैसे अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स का रिश्ता क्या है, अकाउंटिंग और लॉ का रिश्ता क्या है, इन सब बातों के ऊपर हम बात करेंगे। तो नेचुरल है, अकाउंटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमें सब चीज़ों के साथ तालमेल बना के चलना पड़ता है। तो क्या क्या रिश्ता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। आइए देखें। अकाउंटिंग इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड विद सेवरल अदर डिसिप्लिन्स एंड वन शुड एक्वायर ए गुड नॉलेज ऑफ द रेलेवेंट पोर्शन ऑफ सच डिसिप्लिन्स।
In fact, in some cases, they may overlap accounting. Accountant should have a good working knowledge of the related discipline so that he can understand those overlapping areas and apply the knowledge of disciplines in his own work wherever possible. Let us see the relationships. पहला, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स का रिलेशन. इकोनॉमिक्स आपको पता ही है क्या है, अकाउंटिंग हम पढ़ चुके हैं, तो दोनों का तालमेल क्या है उसको देखना है हमें. इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग अबाउट एफिशिएंट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीन. ठीक है. अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है डेटा टू द यूजर फॉर डिसीजन मेकिंग. अब इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकिंग करनी है, अकाउंटिंग वो डेटा दे रही है, तो हो गए ना आपस में रिलेशन कि आप मेरे को डेटा देंगे तो मैं डिसीजन करूंगा. तो इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग आर क्लोजली रिलेटेड. सम नॉन अकाउंटिंग डेटा आर ऑल्सो रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. स्टिल अकाउंटिंग एक मेजर डेटाबेस है आपको डिसीजन मेकिंग के लिए. सबसे ज़्यादा डेटा अकाउंटिंग ही देता है आपको. कितनी प्रोडक्शन हुई, कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, कितनी सैलरी दी, कितनी वेजेस, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन अकाउंटिंग. और इसके एक एक पॉइंट को लेके आप इकोनॉमिक्स के अंदर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज की डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. ठीक है. सो अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स ओवरलैप्स इन मैनी रिस्पेक्ट. जैसे इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं जो डिसीजन मेकिंग वाली हैं, वो इन्फ्लुएंस करती हैं अकाउंटिंग को. हाउएवर अभी भी वाइड गैप है. देखो, अब मैं रिलेशन भी बता रहा हूँ, तो नज़दीकी भी बता रहा हूँ, दूरी भी बता रहा हूँ. ठीक है. गैप क्या है? इनकम और कैपिटल के कंसेप्ट में. अकाउंटेंट को आइडिया ऑफ इनकम एंड कैपिटल मिला इकोनॉमिक्स से. 5-10 मिनट पहले अकाउंटेंट को आइडिया ऑफ इनकम एंड कैपिटल मिला फ्रॉम इकोनॉमिक्स, बट मेड देम सूटेबल इन दी प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस. देखो, मैंने आइडिया तो इकोनॉमिक्स से ले लिया, मगर अपने हिसाब से उसे मोल्ड करके अकाउंट्स के हिसाब से बना लिया. तो आइडिया चाहे वहां से आया, मगर मैंने मोल्ड कर लिया. तो अब गैप ये है कि वो कुछ कहेगा, मैं कुछ कहूंगा, मगर आइडिया तो वहीं से आया ना. तो रिलेशन भी है, थोड़ा गैप भी है. ठीक है. Similarly, decision making techniques owe their origin to the economic theorems, but these are adjusted suitably. ऐसे ही डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स भी इकोनॉमिक्स की देन है, मगर हम अपने अकाउंट्स में उनको अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं. तभी तो आर्ट है ये. यानी सब कुछ बिल्कुल एक जैसा नहीं है, जैसा इकोनॉमिक्स में वैसा अकाउंट में. अपने हिसाब से प्रैक्टिकली उसको हमने चेंज कर लिया, थोड़ा सा मोल्ड कर लिया. एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, टू एक्सप्लेन द नेक्सस बिटवीन अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिस्ट सोचते हैं कि वैल्यू ऑफ एसेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स. ये चीज़ हम एफएम में भी पढ़ेंगे अपने आगे जाके इंटर लेवल वगैरह में. Now, if there is a plant whose working life is more than 50 साल, how to estimate its future earnings? आप कैसे निकालेंगे इसकी फ्यूचर अर्निंग? अकाउंटेंट ने तो डेवलप किया कॉस्ट बेसिस टू रिकॉर्ड इन दी अकाउंट्स. अब प्रेजेंट वैल्यू बेसिस हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बताया इकोनॉमिक्स की मदद लेके टू टैकल दिस सिचुएशन. इनकम टैक्स में भी हमने इंडेक्सेशन मेथड से कुछ प्रेजेंट वैल्यू बेसिस को कोरिलेट करने की कोशिश करी. तो इसका मतलब
अकाउंट्स में कॉस्ट पे लिखा मैंने, मगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू का बेसिस भी है, प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस से रिलेटेड इंडेक्सेशन का बेसिस इनकम टैक्स में भी है, ओरिजिन इसका इकोनॉमिक्स है। तो देखिए कितना आपस में गुंथे हुए हैं ये, और अकाउंट्स में दूरी भी है कॉस्ट कंसेप्ट की, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कुछ बताया भी हुआ है आगे। तो अकाउंट्स के बाद इनकम टैक्स आएगा, तो उसमें इनकम टैक्स में इंडेक्सेशन लगा दिया मैंने, लेकिन किताब में लिखते समय मैंने कॉस्ट बेसिस पे लिया। ठीक है, और नॉन ओवरलैपिंग एरियाज क्या हैं? जैसे नॉन ओवरलैपिंग एरियाज ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ये सारे के सारे केवल अकाउंटिंग में है, इकोनॉमिक्स में इनका कोई मतलब नहीं है, कोई रूल नहीं है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई इनकी दोनों की नज़दीकियां और दूरियां। अब अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स का क्या रिलेशन है साहब? देखिए साहब, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? डेटा। ठीक है, आई होप यू नो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। वो जो आपने कोरिलेशन, रिग्रेशन, मैथ्स में पढ़ेंगे आप इन सब चीज़ों को। Although accounting information is very precise, but for decision making purpose, such precision is not necessary. Hence, statistical approximations are also made. देखो, डिसीजन लेना होता है आपको फ्यूचर के लिए, एक्चुअल डेटा आपको दिया होता है हिस्ट्री पीछे का, अब प्रिडिक्शन तो आगे की करनी है ना, तो थोड़ी सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी आप। देखिए, अकाउंट्स में ऑल वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट इंडिविजुअली बिकॉज दे रिलेट टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, बट इन स्टैटिस्टिक्स वैल्यू और ट्रेंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम or the degree of variation over a series of observation are of great significance. Therefore, whenever a need arise for average कहाँ पे सीखी आपने? मीन, स्टैटिस्टिक्स की देन। Statistical methods have to be applied in accounting data. अब आप कहेंगे जी एवरेज तो हमें अकाउंट्स में भी बताई जाती है। अरे साहब, वो बेस कहाँ से लिया? वो स्टैटिस्टिक्स से। फार्मूला तो स्टैटिस्टिक्स का है ना, मीन का। 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ के डिवाइड बाय 5 कर दो तो एवरेज आ गई। क्या है ये? स्टैटिस्टिक्स ही तो है ये। इसको मैंने अकाउंट्स में यूज किया तो रिलेशन बना ना। ठीक है, फर्दर इन अकाउंटेंसी हमें क्लासिफिकेशन एसेट लाइबिलिटी का करना है, ज्योग्राफिकल, प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, ये सब स्टैटिस्टिकली होता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, डिवीजन, एरियाज, टेरिटरी, ये सब चीज़ें कैसे आती हैं? दीज आर ऑल स्टैटिस्टिकल। पाई चार्ट का जो वेरिएशन है वो है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें स्टैटिस्टिक्स की देन यूज्ड इन अकाउंटेंसी। अब आपको लगेगा ये तो हम अकाउंटेंसी में कब से कर रहे हैं। अरे भैया, तो बेस तो वहीं से आया ना, वही तो आपस में गुथे हुए हैं सब्जेक्ट। Accounting records takes a short-term view of the events, generally a year, while statistical analysis is more useful if a longer view is taken for the purpose. For example, trend line चाहिए होती है for a longer period. However, statistical methods use past accounting records maintained on a consistent basis. So both are interrelated. Accountancy में ratios are also based on statistical methods. Several accounting and financial calculations are based on statistical formula. So these are helpful in interpretation of accounting data. जैसे कि टाइम सीरीज है, क्रॉस सेक्शनल कंपैरिजन है, ये सब स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं। टाइम सीरीज मतलब हम 10 साल का डेटा लिख लिया हमने, फिर उनके रिजल्ट जो लिखे तो उससे कंपैरिजन हो गया, तो कंपैरेटिव जो देन है वो ट्रेंड एनालिसिस के साथ रिलेटेड हो गई।
यूज़ आपने उसके हिसाब से कर लिया, अपने हिसाब से, चाहे 2-3 साल का कंपेयर किया, बट बेस कहाँ से आया? वो ट्रेंड एनालिसिस से। ओवर द ईयर 5-7 साल का बना दिया तो ट्रेंड लाइन बन गई। तो ये सब चीज़ें हमें सोचनी है कि आपस में कैसे उनका बेस गुथा हुआ है आपस में, ठीक है। अब ऐसी मैथमेटिक्स के साथ चोली दामन का साथ है साहब अकाउंट्स का, जमा घटा डिवाइड मल्टीप्लाई मैथमेटिक्स। अगला पॉइंट वो ये देखिए, अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन है। जिसको मैथ्स नहीं आता वो अकाउंट्स कैसे करेगा? अब मैं उस मैथ्स की बात नहीं कर रहा जो आप सोच रहे हो, साइन थीटा कॉस थीटा, वो इसमें नहीं चाहिए, बट हमको मल्टीप्लाई डिवाइड रेशो परसेंटेज ये सब चीज़ें तो आनी चाहिए। मैथ्स ही तो है ये। आइए देखें, डबल एंट्री बुक कीपिंग कैन बी converted in algebraic form. In fact, the first known book was part of a treatise on algebra. इसका नाम ही यही था, treatise on algebra. तो फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम डुअल एस्पेक्ट में पढ़ेंगे उसमें भी समथिंग इज इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, आपको तो जानते ही हैं, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये इक्वेशन फॉर्म कहाँ से आई? मैथ्स की देन है ना ये। इस इक्वेशन फॉर्म के बेस पे मैंने बैलेंस शीट बनाई। सो मैथ्स इज रिलेटेड टू अकाउंट्स। नॉलेज ऑफ अरिथमेटिक इज ए प्री रिक्विजिट फॉर अकाउंटिंग कंप्यूटेशन एंड मेजरमेंट्स। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, एन्युटी कैलकुलेट करना, डेप्रिसिएशन निकालना, इंस्टॉलमेंट बनाना हायर परचेज की, कितना अमाउंट रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए हम रखें, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट के लिए रखें, ये सब चीज़ें मैथमेटिकल टेक्निक्स से हम यूज़ करते हैं और उनसे ये फार्मूले लगा के हम बनाते हैं। तो ये जो फार्मूले हम बनाते हैं, तरीके हम डिवाइस करते हैं, ये सब हमारे मैथमेटिक्स के हैं, ठीक है साहब। अच्छा, जो रेशो हम यूज़ करते हैं वो भी मैथमेटिक्स है, समथिंग अपॉन समथिंग इंटू 100 फार्मूले जो बनाते हैं। अच्छा, अब कंप्यूटर्स के आने से मैथमेटिक्स और इंटीग्रल पार्ट हो गया आपका। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स कैन ऑल्सो भी रिकॉर्डेड इन मैट्रिक्स फॉर्म, जिससे हम क्लासीफाई और समराइज आराम से कर सकते हैं। अब आजकल तो ग्राफ और चार्ट्स बड़ा यूज़ हो रहे हैं, ग्राफ्स बनाना, मैथ्स चार्ट बनते हैं, और लाल कर दिया एक एरिया को, पीला कर दिया, ऑल दिस थिंग्स यू नो, कितने परसेंट पे करना है, वो मैथ्स की एक पाइस चार्ट है, मान लीजिए 360 डिग्री है, उसमें 20% इसमें जाएगा जी, 80% इसमें जाएगा। ऑल दिस थिंग्स आर डन मैथमेटिकली, so we color code those charts on the basis of that. So mathematics is very closely related to accounts. लॉ तो साहब मियाँ बीवी हैं, अकाउंट्स और लॉ मियाँ बीवी। हम जो भी काम करेंगे अकाउंट्स में कानून के अनुसार करेंगे, तो कानून तो एक कायदा तो है ही साहब, इनकम टैक्स का कानून, कंपनी एक्ट का कानून अकाउंट्स में मेंटेन करते हुए हमें चलना है। आइए देखें, बिजनेस ऑपरेट विद इन ए लीगल एनवायरनमेंट, ट्रांजैक्शन विद सप्लायर एंड कस्टमर्स आर गवर्न्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये जो हमारे एक्ट हैं, लॉ, इनसे रिलेटेड करके हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है अकाउंट्स में। एंटिटी इटसेल्फ इज क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाय लॉ, जैसे कंपनी एक्ट में तो कंट्रोल्ड बाय कंपनी एक्ट है। हर कंट्री के अपने लॉ होते हैं, इकोनॉमिक, फिजिकल एंड लेबर लॉ, और ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर ऑलवेज गाइडेड बाय दीज लॉज। अकाउंटिंग सिस्टम टू बी फॉलोड हैज़ ऑल्सो बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। जैसे कंपनी एक्ट आपको बताता है फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा कंपनियों के लिए, बाकियों के लिए वो सिंपल वाला फॉर्मेट है, लेकिन कंपनी के लिए स्पेसिफिक फॉर्मेट आपको बताया गया है, तो वही का वही रखना है आपने। सिमिलरली बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग्स को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने कानून के हिसाब से बनानी है। इनके अलग रूल होते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस का वो IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट, सो यू हैव टू फॉलो दोज, ठीक है।
In fact, accounting influences law and is also influenced by law. दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे को मार्गदर्शक हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, 11:50 के छोड़ना और लेट थोड़ा। अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का अकाउंटिंग से रिश्ता तो साहब आपको बता ही दिया मैंने। डिसीजन मेकिंग के लिए चोली दामन का साथ है उनका। मेन तो है ही मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। अकाउंटेंट प्ले की रोल इन द मैनेजमेंट टीम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। Although management relies on other data also, but still accounting data is used as a basic source. In other words, since an accountant has an active role in the management, he understands the data requirement and the accounting system can be twisted as per the requirements to serve the management purpose. तो मेन तो हमें मैनेजमेंट पर्पस का ही ध्यान रखना है और अकाउंटिंग को हम उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या हैं साहब? सॉरी, फिगर्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस जनरेटेड बाय द अकाउंटिंग प्रोसेस आर सब्जेक्ट टू वेरियस कंस्ट्रेंट और लिमिटेशंस within which the accounting works. Assumption and convention on the basis of which accounting is based become the limitation of accounting. अब क्या क्या लिमिटेशन है आइए सब देखते हैं जरा। सबसे पहली, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। हम केवल क्वांटिटेटिव रुपए को रिकॉर्ड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर स्मार्ट है, प्रोडक्शन मैनेजर स्मार्ट है और उससे हमें फाइनेंशियल मदद भी मिलती है, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है, हमें पता है, लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि मैं कैसे रिकॉर्ड करूं उसकी स्मार्टनेस को? प्रॉफिटेबिलिटी को रिकॉर्ड कर सकता हूं, ज़्यादा सेल को रिकॉर्ड कर सकता हूं, मगर एक आदमी स्मार्ट है, उसकी वजह से मुझे फ़ायदा हो रहा है, उसको कैसे रिकॉर्ड करूं? क्योंकि वो क्वालिटी है, उसको रुपयों पैसों में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। वो करोड़ों की भी हो सकती है, वो अरबों की भी हो सकती है और वो मिथ्या भी हो सकती है, सिर्फ दिखावे की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मेरा अर्थ ये है, निचोड़ ये है कि हम क्वालिटी को इग्नोर करके सिर्फ क्वांटिटी की तरफ, पैसे की तरफ ध्यान देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, जबकि हमें क्वालिटी से फ़ायदा हो रहा है, मगर क्या करें, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यही बात इसमें लिखी है, देखिए, quality of staff, industrial relation are ignored. These are relevant in assessing the worth of an enterprise but don't find place in accounts. क्योंकि हम इनको पैसों में नहीं तोल सकते। ठीक है, बैलेंस शीट शोज द हिस्टोरिकल पोजीशन। अब मैं जो आपको डेटा दे रहा हूं वो पीछे हो चुका है, वो दे रहा हूं, तो आप जो उससे अकाउंट्स बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, वो हिस्टोरिकल इन नेचर है। So it is not for the future, it is explaining what has been done. तो एक तरह से गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है साहब। आइए देखें, it is based on historical data and not for the future. आजकल यूजर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन लॉन्ग रन एंड नॉट फॉर हिस्टोरिकल डेटा। बिजनेस की सिचुएशन बदल जाती है जब तक आपकी एनुअल रिपोर्ट आती है। मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मार्च 20 में जो हमारा अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हुआ, मैं उसकी रिपोर्ट बना रहा हूँ अगस्त सितंबर में। 2020 की बात करते हैं। 2019 ये अपना जो पेंडेमिक आया, हमारे यहाँ मार्च से लॉकडाउन हुआ। अब मार्च तक के रिज़ल्ट अलग तरीके के होंगे। अब अप्रैल से लेके जो लॉकडाउन पीरियड है, आज के रिजल्ट आप देखेंगे तो कंपनियों में भयानक चेंज आ गया होगा। तो इसका मतलब मैं मार्च का डेटा अगस्त सितंबर में देख के कुछ डिसीजन ले रहा हूँ, विच इज़ नॉट रेलिवेंट इन द बिजनेस सिचुएशन टुडे। टुडे इज़ ए वेरी डिफरेंट सिनेरियो। वो तो पिछला था, आगे क्या होगा वो तो उसमें है ही नहीं।
और प्रोजेक्शन सारी फेल हो गई। प्रोजेक्शन जो मार्च में करी थी वो लॉकडाउन के बाद से फेल हो गई। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि हम जो डेटा दे रहे हैं वो हिस्टोरिकल है, तो एक लिमिटेशन होगी ना कि हम फ्यूचर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, हम हिस्ट्री पे ध्यान दे रहे हैं। और उसके बेस पे फ्यूचर कैसे निकालेंगे, सिचुएशन बदल गई। ठीक है। ये तो शुक्र करिए हमारे पास एक रूल है कि जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है वहाँ तक के कोई जो इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं दैट वी डिस्कस इन द मीटिंग, तब तक के ऊपर हमें थोड़ा सिचुएशन पे खुलासा करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनाना पड़ता है, वरना तो बिल्कुल ही कुछ ना हो। मार्च 31 के बाद क्या हुआ 2 अप्रैल को हम बताएं ना। अभी हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसमें लिखा हुआ है कि जिस दिन बोर्ड मीटिंग में अप्रूव होते हैं ये खाते, उस दिन तक जितने भी इवेंट्स सिग्निफिकेंट हुए हैं उनके ऊपर रोशनी डालनी है, आइदर डिस्क्लोज करना है और एडजस्ट करना है। हायर लेवल पे आएंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। ये तो बड़ा ही खतरनाक चीज़ साहब। हम अपना हिस्ट्री के हिसाब से एसेट जब हमने खरीदा था 10 साल पहले तब की वैल्यू रिकॉर्ड करके और डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं उसके ऊपर। सपोज करिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 लाख का एसेट लिया आपने 10 साल पहले, अब आप उस पर 15% WDV लगा रहे हैं, तो घटाते पटाते मान लो आज 10-12 हज़ार रुपये का आपकी किताबों में बचा हुआ है। क्या आपको वो एसेट 10-12 हज़ार का मिल जाएगा आज की डेट में? नहीं मिलेगा। और आप अभी उसे 5 साल और चलाओगे 15% लगा के, तो एक दिन लास्ट में 15 साल के बाद वो आपकी किताब में 2380 रुपये का जब बचेगा, तो क्या वो एसेट जब आप बेचने जाओगे 2380 का बिकेगा? हो सकता है वो काम ही कर रहा हो, उसको मुझे बेचना ही ना पड़े। तो बेचना ही नहीं पड़ेगा तो फिर मैं क्या करूं, उसको तो चलाए रहूंगा मैं। ठीक है ना। तो ये सब बातें हम प्राइस लेवल चेंज देखते ही नहीं, आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू है करंट। तो बड़ी अनरियलिस्टिक सी फिगर हमारी बैलेंस शीट में पड़ी होती है, विच इज़ नॉट रियल एक्चुअली। बस वो पास्ट बेसिस पे दी हुई है और कुछ नहीं। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। फुली एग्जैक्ट तो है ही नहीं। हम इसमें कई एस्टिमेट बनाते हैं, प्रोविज़न फॉर बैड डेट बना लिया, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स बना लिया। ये सारे जो हम प्रोविज़न बनाते हैं, एस्टिमेट्स बनाते हैं, तो एग्जैक्ट तो नहीं हुआ ना वो। कुछ आपका बायस एलिमेंट आ गया उसके अंदर। हालांकि जो हम प्रोविज़न भी बनाते हैं वो किसी बेसिस पे बनाते हैं, या तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड या कुछ सोच विचार करके, मगर जो भी करते हैं थोड़ा सा एग्जैक्टनेस तो हट गई। क्या आ गया उसकी जगह? एस्टिमेट आ गया। ठीक है। जैसे इसमें दिया भी हुआ है, हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते हैं, प्रोबेबल मार्केट प्राइस क्या होगी हमारी स्टॉक ऑफ गुड्स की। ऐसे ही सोचते हैं ना हम उन चीज़ों को। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रिंसिपल भी हो सकता है साहब। अब प्रिंसिपल आपने बनाए हैं और 2-3 प्रिंसिपल आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अकाउंटिंग पॉलिसीज़, डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं सेम आइटम के लिए। जैसे आपने एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, जैसे डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड भी होता है, WDV मेथड भी होता है। तो दोनों मेथड होते हैं जब, तो हम क्या करते हैं उनमें से कोई एक लगाएंगे। अब कोई लगाएगा, कोई लगाएगा। कंपैरिजन तो वैसे मुश्किल ही है, मगर डिफरेंट पॉलिसी हैं तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही, अमाउंट तो चेंज आएगा। WDV का अलग होगा, स्ट्रेट लाइन का अलग होगा, और अगर रेट भी बदल गया तो और अलग होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि दोनों ही हमने बना रखी है पॉलिसी, कोई भी लगा सकते हैं, तो अब उससे रिजल्ट तो अलग आएंगे ही ना।
अब ये एक लिमिटेशन है, हम क्या करें, कर नहीं सकते, दोनों अलाउड है, तो मेरी लिमिटेशन बन गई, कोई कुछ लगाएगा कुछ, मैं कह भी कुछ नहीं सकता, तो भैया मानना पड़ेगा। अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये उसी से रिलेटेड है जो पीछे हमने देखा था कि जो एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू दी होती है वो कॉस्ट बेसिस पे दी होती है, वो उस पर तो दी नहीं होती अपने को रियल बेसिस पे, तो रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, वो कॉस्ट होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो रियलाइजेबल नहीं है बस, और क्या। आज की डेट में क्या मिलेगा वो नहीं बता रखा बैलेंस शीट में, क्या था वो बता रखा है। Now accounting may lead to window dressing also. Window dressing means you are trying to show what you are actually not. पाउडर सुर्खी लगा के, और व्हाट आई मीन टू से कि जो पोजीशन एक्चुअल है उससे हटा के, प्रॉफिट है तो लॉस दिखा के, लॉस है तो प्रॉफिट दिखा के अपनी पोजीशन को चेंज करना, विंडो ड्रेसिंग। क्यों करते हैं ऐसा लोग? देखिए ज़्यादातर लोग लॉस को प्रॉफिट में दिखा के कंपनी को अगर बेचने की कोशिश करते हैं, अपने शेयर निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो तो कोशिश तब होती है, और जब प्रॉफिट को लॉस में दिखाते हैं तो औरों के शेयर खरीदने की मंशा होती है, यानी मैं लोगों से शेयर खरीद लूँ, वापस अपनी तरफ आ जाए, ठीक है, कंट्रोल लेने के लिए। तो कंसीलिंग सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सच ए वे to show better position what actually is. Profit and loss fails to provide a true and fair view of the result of operation and balance sheet fails to provide true and fair view of financial position of the enterprise. To conclude, we can say that accounting has certain practical limitations and therefore financial statement should be interpreted carefully while keeping these things in mind. अब ये रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे आपके लिए। तो आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं, थोड़ा बहुत पॉइंट आपको कुछ पूछने हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में डिफ़िकल्टीज़ के साथ आइए। वी आर एवर रेडी टू सॉल्व योर डाउट्स, एंड टिल द नेक्स्ट क्लास प्लीज़ रिवाइज वट एवर वी हैव डन टुडे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।